उसको जो फीड किया गया और पढ़ाया गया उसने वही बोला। और जब आप देखते हो कि चैट जीपीटी हिंदू सोसाइटी, ब्राह्मण, कास्ट या इंडियन हिस्ट्री पर कैसे जवाब देता है, तो एक पैटर्न साफ दिखता है, कॉलोनियल माइंडसेट वाला पैटर्न। चैट जीपीटी वही फॉलो कर रहा है जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने डिजाइन किया था, डिवाइड एंड रूल के बेसिस पे। इसलिए आयरनी तो देखिए, जो लोग खुद कास्ट पॉलिटिक्स पर जीते हैं, जो खुद नफरत को एक्टिविज्म का नाम देते हैं, वो ही सबसे ज्यादा एंटी कास्ट होने का झूठा ज्ञान भी देते हैं। सवाल पूछना उनके लिए कास्टिज्म हो जाता है, नैरेटिव चैलेंज करने को वो बिगटरी बोल देते हैं, और कॉलोनियल लाइज रिपीट करना उनके लिए प्रोग्रेसिविज्म होता है। अभी हाल ही में दृष्टि आईएएस के लिए यूपीएससी के मॉक इंटरव्यू लेने वाले विजेंद्र चौहान जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी बायस्ड है और सो कॉल्ड अपर कास्ट को फेवर करता है। और ऑनेस्टली उनकी इस तरह की बात बोलने से सरप्राइज होने की कोई बात है नहीं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। विजेंद्र जी भी उन्हीं लोगों में से हैं जो खुद दिन रात जनरल कैटेगरी और सो कॉल्ड अपर कास्ट के अगेंस्ट नफरत और जहर उगलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई उनके नैरेटिव पर सवाल उठा दे, चीते की तेजी से विक्टिम कार्ड निकल आता है और पूरी दुनिया अचानक से कास्टिस्ट हो जाती है। ऐसे लोग खुद जज भी होते हैं, ज्यूरी भी और एग्जीक्यूशनर भी। पर इस बार एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। जो बात उन्होंने कही उसमें थोड़ा सा सच भी था। बस प्रॉब्लम यह है कि उस सच को भी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उन्होंने खुद जब चैट जीपीटी की फुल फॉर्म बताई तो कहा कि चैट जीपीटी इज जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम होता है जो कि जनरेटिव एआई चैटबॉट्स में यूज होता है। तो हाँ, उनका कहना सही है, चैट जीपीटी बायस्ड है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन चैट जीपीटी का बायस सामान्य वर्ग के फेवर में नहीं है बल्कि उनके खिलाफ है। क्योंकि जब आप बायस बोलते हैं तो सवाल होता है, बायस अगर है तो आया कहां से और कैसे। और वीरेंद्र चौहान कहते हैं कि ज्यादातर डेटा तो सामान्य वर्ग के फेवर में है। तो एक सिंपल सा सवाल उठता है, कौन सा डेटा? 200 साल से इस देश में जो भी लिखा गया, जो भी सरकारों ने पढ़ाया है, वो सामान्य वर्ग के खिलाफ है। तो फिर सामान्य वर्ग के फेवर का डेटा कहां से मिला चैट जीपीटी को? एआई खुद से तो सोचता नहीं। वो तो देखेगा नहीं कि ये भैया इनजस्टिस हुई है लोगों के साथ, इसको डेटा को सही से एनालाइज करके मेरे को सही बात बतानी चाहिए। वो तो वही बोलेगा ना जो उसको फीड किया गया। तो उसको जो फीड किया गया और पढ़ाया गया उसने वही बोला। और जब आप देखते हो कि चैट जीपीटी हिंदू सोसाइटी, ब्राह्मण, कास्ट या इंडियन हिस्ट्री पर कैसे जवाब देता है, तो एक पैटर्न साफ दिखता है, कॉलोनियल माइंडसेट वाला पैटर्न। चैट जीपीटी वही फॉलो कर रहा है जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने डिजाइन किया था, डिवाइड एंड रूल के बेसिस पे। सो कॉल्ड अपर कास्ट को परपेचुअली ऑप्रेसर दिखाए जाने वाला पैटर्न, जिसमें सारी बुराइयों की जड़ हमारे अपने लोग होते हैं और जो इन्वेडर्स इस देश में लूटपाट मारकाट करने आए थे वो सब महान होते हैं। हिंदू सोसाइटी की सो कॉल्ड अपर कास्ट हमेशा ही इसमें एक्यूज बनी रहती है और ब्राह्मण्स हमेशा ऑप्रेसर होते हैं। चैट जीपीटी वही फॉलो कर रहा है जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने डिजाइन किया था, डिवाइड एंड रूल के बेसिस पे, अपर कास्ट को परपेचुअली ऑप्रेसर दिखाने वाला पैटर्न, जिसमें सारी बुराइयों की जड़ हमारे अपने लोग होते हैं और जो इन्वेडर्स इस देश में आए थे वो सब महान होते हैं। हिंदू सोसाइटी की सो कॉल्ड अपर कास्ट इसमें एक हमेशा ऑप्रेसर की तरह दिखाई जाती है और ब्राह्मण्स ने वो ऑपरेशन एनेबल किया होता है। और जो बाहर से ये लूटपाट और विध्वंस मचाने, मारकाट करने जो आए थे, उनके लिए हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक जस्टिफिकेशन होता है और एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है। और ये बाइस कोई नई बात तो है नहीं। मायावती, लालू यादव, मुलायम यादव, डीएमके के स्टालिन, आज के चंद्रशेखर रावण, ये सब वही लोग हैं जो राजनीति में इसी तरह की बातें करके लोगों के मन में द्वेष भर के आगे आए और उसके बाद उन्होंने अपने अपने राज्यों में या क्षेत्रों में जो जो किया, ये शायद मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, वो सब जानते हैं। अभी हाल ही में इसी नैरेटिव के नारे जेएनयू में भी लगे और हर प्रोटेस्ट में, चाहे प्रोटेस्ट किसी भी चीज पे हो, चाहे अंकिता भंडारी के लिए जस्टिस की बात हो रही हो, ब्राह्मण हेट तो आ ही जाता है। वो वीडियो भी शायद आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर नहीं देखे हैं तो ये देख लीजिए। जो मनुवादियों के पक्ष में है, जो ब्राह्मणवादियों के पक्ष में है।
क्या ब्राह्मणवादी? व्हाट इज ब्राह्मणवादी? क्या है ब्राह्मणवादी? What is ब्राह्मणवादी? आइए। I protest. जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये जो बायस है, जो नफरत है, वो आज की नहीं है, ये बायस एआई का भी नहीं है, ये बायस हिस्ट्री का है। और हाल में जो यूजीसी नोटिफिकेशन आए उससे क्लियर हो गया है कि इस्लामिक इन्वेडर्स के टाइम से चला आ रहा भारतीय वर्गों का शोषण आज भी निरंतर भारत की सरकार द्वारा जारी है। बस उसका टारगेट अब सिर्फ सामान्य वर्ग हो गया है, चाहे सरकार कांग्रेस हो या बीजेपी, उस पर रोक नहीं लगाया गया है, बल्कि सिर्फ उसको बढ़ावा दिया गया है। और इस हिस्ट्री की शुरुआत वैसे तो इस्लामिक इन्वेजन से ही हो जाती है, पर जो इसको कागजों के थ्रू सब पर थोपा गया और कॉन्क्रीट करके सबके सामने पेश किया गया, उसकी शुरुआत होती है भारत की आजादी की 1857 की पहली क्रांति से। उस क्रांति के बारे में जब भी बात होती है, आपने ये बातें बहुत सुनी होंगी कि हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़े थे, और ये बात सच भी है। पर एक और सच जो हमेशा छुपा लिया जाता है वो ये है कि उस समय के मुल्ला मौलवियों के गले से ये बात बिल्कुल नहीं उतरी थी कि कैसे हिंदुस्तान का मुस्लिम मुसलमान होने से पहले हिंदुस्तानी हो रहा है। दुर्गादास बंदोपाध्याय जो उस समय के रोहिलखंड के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जो कि आज का आईएएस होता है, रोहिलखंड आज का बरेली और मुरादाबाद एरिया है। दुर्गादास जी ने 1857 की वहां की अपनी आंखों देखी बयां करते हुए एक बुक लिखी, विद्रोही बंगाली नाम से। उसमें वो बताते हैं कि कैसे जैसे ही उस क्षेत्र की ताकत अंग्रेजों से छूटी और वापस उस एरिया के मुस्लिम्स पे पहुंची, तो फिर शुरू हुआ वहां के मौलानाओं का लोगों को भड़काना, उनके दिन में जहर घोलना, और फिर बिल्कुल उसी तरह की हिंसा हुई जो हम 1920 के मोपला राइट्स में देखते हैं, या उसके बाद 46-47 के बंगाल और पंजाब में देखते हैं। 1857 के रोहिलखंड में उस समय बेरोक टोक का नरसंहार होता है और जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाते हैं। दुर्गादास जी कहते हैं कि उस समय के वहां के हिंदुओं को तो लगने लगा कि अगर हम इसके लिए लड़ रहे थे तो नहीं चाहिए हमें अंग्रेजों से आजादी, क्योंकि इस मुल्ला राज के सामने तो अंग्रेजों का राज्य राम राज्य बराबर है। और ये सिर्फ एक क्षेत्र की कहानी है जहां से भी अंग्रेजों को भगाया गया था उस समय, वहां हाल लगभग यही हुआ था। और यही एक सबसे बड़ा कारण भी था 1857 की क्रांति के विफल होने का। पर 1857 के बाद ब्रिटिश एक बात समझ गए थे, इंडिया को सिर्फ बंदूकों से नहीं, इस हिंदू मुस्लिम के बीच की आग को जलाए रखकर ही रूल किया जा सकता है। और फिर उन्होंने वही किया, उन्होंने शुरू कर दी अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ के हिंदू मेजोरिटी को रूल करने के लिए बंदूकों के साथ साथ नैरेटिव, प्रोपागेंडा और कुछ लोकल कॉलिडिंग फोर्स भी उतनी ही जरूरी हैं। ये वो समझ गए थे और वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। इस देश का कंट्रोल करने के लिए उससे तोड़ना जरूरी है, ये भी वो समझ गए थे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने हिंदू सोसाइटी को अपने आप में लड़ाना शुरू किया। हिंदुओं को तोड़ने के प्रयास में उनका सबसे पहला कदम था हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास को विलन बनाना, यानी हमारे देश के ब्राह्मणों को सारे समाज के इविल्स का रूट कॉज बताना और लगातार मुस्लिम अपीजमेंट करते रहना। और यहीं से कॉलोनियल हिस्टोग्राफी भी शुरू होती है। इसके बाद ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री सच के लिए नहीं लिखी, उन्होंने लिखी वो कंट्रोल के लिए। कास्ट सेंसस और कई और परपंचों के द्वारा इस देश की फ्लूइड जाति वर्ण सिस्टम को एक फ्रोजन रिजिड कास्ट सिस्टम बना दिया गया। हिंदू सोसाइटी को परमानेंटली गिल्टी फ्रेम कर दिया गया और ब्राह्मण्स को, जो ट्रेडिशनली इस सिविलाइजेशन के टीचर्स, स्कॉलर्स और नॉलेज कीपर्स रहे, उन्हें इंडिया का नया विलन बना दिया गया। इन सब इंसिडेंट्स की डिटेल में किसी और वीडियो में जाएंगे, पर मोटे तौर पर यही सिलसिला 1947 तक चलता रहा। और इन सब चीजों के दौरान एक चीज और हुई, एक साइलेंट सा एंग्लो इस्लामिक पैक्ट बन गया, जहां से शुरू हुई मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, जिसे आजादी के बाद कांग्रेस भी कंटिन्यू करती रही। सर सैयद अहमद खान जैसे कई इस्लामिस्ट को अंग्रेजों ने चने के झाड़ पर चढ़ाना शुरू किया। अपीजमेंट के लिए नई हिस्ट्री बुक्स में सभी इन्वेडर्स को नॉर्मलाइज किया गया, लूट को एडमिनिस्ट्रेशन बोला गया और मंदिर तोड़ने को रिफॉर्म, और रेजिस्टेंस को बैकवर्डनेस दिखाया गया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये पॉलिसी थी। और जब पावर के साथ सिलेबस चलता है तो सच नहीं, हिस्ट्री बुक्स में नैरेटिव लिखा जाता है। और यही सिलसिला 1947 के बाद भी जारी रहा। आज चैट जीपीटी भी वही बुक्स पढ़ता है, वही जर्नल्स, वही रिसर्च जो इसी बायस पाइपलाइन से निकली है, वो सब एआई को फीड करी जाती हैं।
तो आज जो कुछ भी एआई बोलता है उसमें समझना जरूरी है कि उसमें एक क्लियर लेफ्टिस्ट बायस क्यों है, वो क्यों सच नहीं बोलता, वो क्यों लगातार कॉलोनियल हिस्ट्री को ही प्रेजेंट कर रहा होता है। इसलिए प्रॉब्लम चैट जीपीटी या एआई मॉडल्स में नहीं है, प्रॉब्लम वो हिस्ट्री है जिसे हम पे थोपा गया और आज भी हम उसी बिना सवाल के एक्सेप्ट कर रहे हैं। और विजेंद्र चौहान जी जैसे लोग उसको भी तोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश कर रहे हैं। इसलिए आयरनी तो देखिए, जो लोग खुद कास्ट पॉलिटिक्स पर जीते हैं, जो खुद नफरत को एक्टिविज्म का नाम देते हैं, वो ही सबसे ज्यादा एंटी कास्ट होने का झूठा ज्ञान भी देते हैं। सवाल पूछना उनके लिए कास्टिज्म हो जाता है, नैरेटिव चैलेंज करने को वो बिगटरी बोल देते हैं और कॉलोनियल लाइज रिपीट करना उनके लिए प्रोग्रेसिविज्म होता है। So to conclude, yes, ChatGPT is biased. वीरेंद्र चौहान is right about it. बट वो बायस्ड सो कॉल्ड अपर कास्ट के फेवर में नहीं, उनके खिलाफ है। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारी हिस्ट्री किसने लिखी, क्यों लिखी और किसके फायदे के लिए लिखी, तब तक एआई भी बस वही बोलता रहेगा जो उसे सिखाया गया है। फर्क बस इतना होगा कि उसके प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने की स्पीड इन हेट फिल्ड एक्टिविस्ट से भी थोड़ी और ज्यादा होगी।